हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अताउल्ला, योर केमिस्ट्री टीचर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर केमिस्ट्री। जी बेटा, हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री उसका पहला चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट का आज हम अगला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि रिलेटिव एटॉमिक मास और बेटा हमारे पास है एवरेज एटॉमिक मास। दो टॉपिक्स बेटा आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें बेटा हम सबसे पहले देखेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, इसको किसने फाइंड आउट किया, किस स्केल की बेस पर बेटा हम फाइंड आउट करते हैं। और नेक्स्ट बेटा उसके बाद हम एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है और एवरेज एटॉमिक मास और उससे रिलेटेड दो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। टॉपिक की तरफ चलते हैं बेटा। रिलेटिव एटॉमिक मास बेटा क्या होता है? तो रिलेटिव एटॉमिक मास का बेटा कॉन्सेप्ट सबसे पहले जॉन डाल्टन ने बेटा और थॉमस थॉमसन ने बेटा पेश किया। इसको किसने पेश किया बेटा? सबसे पहले जॉन डाल्टन और थॉमस थॉमसन ने बेटा सबसे पहले पेश किया। मोर प्रिसाइजली इसको ज्यादा अच्छे तरीके से बेटा बाद में जैकब बर्जीलियस ने फाइंड आउट किया। और ये हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पहले चैप्टर के पहले पेज पर स्टडी किया हुआ है कि एटॉमिक मास सबसे पहले जैकब बर्जीलियस ने फाइंड आउट किया, जबकि इसको पहले सबसे पहले जॉन डाल्टन और थॉमस थॉमसन ने फाइंड आउट किया था। मोर प्रिसाइजली इसको बेटा किसने फाइंड आउट किया? जैकब बर्जीलियस ने फाइंड आउट किया। एटॉमिक मास, इसको बेटा सबसे पहले एटॉमिक वेट बोला जाता था। तो ये कॉन्सेप्ट जब जॉन डाल्टन ने शुरू किया और जॉन डाल्टन से लेकर 1979 तक बेटा इसको क्या बोला जाता था? एटॉमिक वेट बोला जाता था। और 1979 के अंदर बेटा इसको हमने रिलेटिव एटॉमिक मास का बेटा नाम दिया। और इसका यूनिट बेटा हमारे पास होता है रिलेटिव एटॉमिक मास का AMU, और ये यूनिट भी जॉन डाल्टन ने बेटा सबसे पहले दिया था। अब बेटा हम देखते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास होता क्या है और इससे रिलेटेड पूरी बेटा ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। रिलेटिव एटॉमिक, जी बेटा रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रिलेटिव का मतलब होता है बेटा कंपेयर करना, जिसको उर्दू जुबान में हम बोल सकते हैं तोलना। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा? तोल कर निकाला हुआ एटम का मास, इसको हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव एटॉमिक मास बोलेंगे। जैसे बेटा हम दुकान पर जाते हैं, मसलन वहां से हमने चीनी खरीदनी है, सब्जी खरीदनी है, तो वो क्या करता है? एक साइड पर चीनी रखता है या सब्जी रखता है, दूसरी साइड पर बाट रखता है, वेट रखता है, बट्टे रखता है, और उसके साथ कंपेयर करके तोल कर निकाल रहा होता है बेटा। तो वो जो चीनी का मास निकाल रहे होते हैं, सब्जी का मास निकाल रहे होते हैं, किसी भी चीज का मास फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तो वो बेटा क्या होता है? उसका रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। जी बेटा, वो चीनी या सब्जी का जो मास होता है वो रिलेटिव मास होता है। उसको हमने क्या किया होता है? बट्टों के साथ कंपेयर करके निकाला हुआ, तो इस वजह से वो रिलेटिव मास होता है। तो रिलेटिव का मतलब बेटा होता है तोलना, कंपेयर करना, मुआवजना करना। तो जिसको हम बेटा क्या करें? तोल कर निकाल रहे हैं, ऐसा मास जिसको हम तोल कर निकाल रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। यानी कि एटम का, किसी भी एटम का हमने मास फाइंड आउट करना तो उसको किसी ना किसी स्टैंडर्ड के साथ तोलना पड़ेगा हमें। तो बेटा जब भी हमें रिलेटिव चीज निकालनी पड़ती है तो हमारे पास पहले कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए, कोई वेट होना चाहिए, कोई हमारे पास वट्टा होना चाहिए जिसके साथ हम उसको तोलकर निकाल सकते हो। तो अब हमने एटम को तोलकर उसका मास निकालना, तो हमारे पास कोई ना कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए। हमारे पास स्टैंडर्ड, अब हम स्टैंडर्ड कौन सा यूज करते हैं बेटा? हमारे पास मुख्तलिफ दौर के अंदर बेटा मुख्तलिफ स्टैंडर्ड रहे हैं। सबसे पहले बेटा जब मास फाइंड आउट किया था जॉन डाल्टन और थॉमस थॉमसन ने, तो उन्होंने हाइड्रोजन एटम को स्टैंडर्ड के तौर पर यूज किया था। फिर जैकब बर्जीलियस ने बेटा जब एटॉमिक मास फाइंड आउट किया, रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट किया, उसने ऑक्सीजन 16 स्केल को यूज किया। और ये ऑक्सीजन 16 स्केल बेटा गालबन मिड 20th सेंचुरी तक बेटा चला। उसके बाद बेटा अब हमारे पास स्टैंडर्ड मौजूद है जिसको कार्बन 12 बोलते हैं। कार्बन 12 के साथ अब हम किसी भी एटम का मास तोल कर निकाल रहे होते हैं। तो बेटा हमारे पास डिफरेंट दौरों के अंदर डिफरेंट स्टैंडर्ड रहे। अब हम देखेंगे हम स्टैंडर्ड बदल क्यों रहे हैं। हमारे पास एक स्टैंडर्ड जब बना लिया, हाइड्रोजन बना लिया, ऑक्सीजन बना, तो इतने ज्यादा स्टैंडर्ड हमने क्यों चेंज किए? तो बेटा जो हमारे पास स्टैंडर्ड होता है ना, स्टैंडर्ड, अब हमने स्टैंडर्ड है कार्बन 12, तो स्टैंडर्ड का होना किस चीज पर डिपेंड, हम किसी भी चीज को स्टैंडर्ड किस बेस पर बना रहे होते हैं? तो बेटा हमारे पास बेसिक उसकी जो चीज है ना स्टैंडर्ड बनाने के लिए, वो एक ही चीज है कि उसका मास होल नंबर में होना चाहिए। उसका मास किस चीज में होना चाहिए? होल नंबर में। तो जिसका मास होल नंबर पे होता है ना बेटा, उसको उससे कंपेयर करके किसी दूसरी चीज का मास निकालना बड़ा आसान होता है। क्यों? जब कोई चीज हमारे
पास फ्रैक्शन अशारिये के अंदर आ जाती है तो उससे किसी दूसरे को कंपेयर करना, उसको छोटा करना और उसके साथ रखकर किसी दूसरे को तोलना, वो भी बेटा डिफिकल्ट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो बेसिक हमारे पास एक ही चीज थी कि वो होल होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। मसलन जब बेटा जॉन डाल्टन ने हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड के तौर पर यूज किया था तो उस वक्त उन्होंने नोट किया था कि हाइड्रोजन का मास होता है 1 AMU, होल नंबर था, उन्होंने इसको स्केल बना लिया। फिर बाद में बेटा इनके इस बात को गलत किया किसने? जैकब बर्जीलियस ने। जैकब बर्जीलियस ने कहा हाइड्रोजन का मास 1 AMU नहीं होता बल्कि 0.995 AMU होता है, तो उसने इसको फ्रैक्शन में बना दिया, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करके उसने फिर स्टैंडर्ड बना लिया ऑक्सीजन 16। उसके ख्याल में ऑक्सीजन का मास क्या है? होल नंबर था। ठीक है, अब जदीद स्टडीज हमारे पास है, अब हमने कार्बन 12 बनाया, क्यों? क्योंकि बाद में हमें पता चला जब स्पेक्ट्रोमेट्री आ गई, मास स्पेक्ट्रोमीटर आ गया, उसने बताया कि ऑक्सीजन का मास भी फिक्स नहीं, ऑक्सीजन का मास भी होल नंबर नहीं है। जब होल नंबर नहीं, उसने बताया ऑक्सीजन का मास होता है 15.99, तो ये भी होल नंबर नहीं है। तो फिर हमने वो चीज बनानी थी जो होल नंबर हो, और होल नंबर है कौन? कार्बन। तो कार्बन का मास बेटा हमारे पास होता है कितना? 12.00 AMU। तो इस बेस पर हमने क्या बना लिया बेटा? मिड 20th सेंचुरी या गालबन 1950s के राउंड अबाउट कार्बन 12 को हमने क्या बना लिया? स्टैंडर्ड। चीज एक ही थी, वो कौन सी थी? मास होल नंबर पे होना चाहिए, ताकि उस चीज के साथ आगे मल्टीप्लीकेशन करना, डिवीजन करना, वो क्या हो? आसान निकल सके। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड वट्टा कौन बन चुका है? कार्बन 12 बन चुका। अब हमने किसी भी चीज का एटॉमिक मास निकालना है तो कार्बन वट्टे के साथ कंपेयर करके बेटा हम निकालेंगे। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एन एटम। ये किसी भी एटम का मास होता है, ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट के एटम का मास एज कंपेयर्ड। तो बेटा रिलेटिव का मतलब होता है कंपेयर, कंपेयर को सादा उर्दू में हम तोलना बोलते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर्ड, जिसको तोल कर निकाला गया किसके साथ? टू द मास ऑफ एन एटम, उस एटम के साथ। किस एटम के? कार्बन, जो कार्बन हमने 12 लिया है, यानी कि कार्बन 12 के साथ हमने इसको तोल कर निकाला बेटा। किसके साथ? कार्बन 12 के साथ हमने इसको तोल कर निकाल लिया। अच्छा बेटा, हमने एक चीज यहां पर नोट की, इसमें हम सिर्फ एटम्स का मास यानी एलिमेंट के एटम का मास फाइंड आउट करते हैं। तो बेटा इसमें हम मास किसका फाइंड आउट करेंगे? दोबारा आपने सुन लेना, इसमें हम मास फाइंड आउट करते हैं एलिमेंट्स का, मैंने कंपाउंड्स का, दूसरी तीसरी चीजों का नहीं लिया। तो बेटा हमारे पास ये जो एटॉमिक मास है ना, ये हम एलिमेंट का फाइंड आउट करते हैं। जब एलिमेंट का फाइंड आउट करते हैं तो ये एलिमेंट के लिए हो गया बेसिक क्वांटिटी। जब हम मास फाइंड आउट करते हैं आयोनिक का, यानी कि आयन का मास फाइंड आउट करते हैं, आयोनिक मास, कंपाउंड का मास फाइंड आउट करते हैं, तो वो बेटा हम इस बेसिक क्वांटिटी से कैलकुलेट कर रहे होते हैं, यानी कि वो मास क्या हो जाएगा बेटा? उसका डिराइव्ड मास हो जाएगा, वो उसका डिराइव्ड मास। तो इसमें हम फाइंड आउट एलिमेंट का करेंगे तो एलिमेंट का मास होगा बेसिक क्वांटिटी। फिर जब हम कंपाउंड्स का मास निकालते तो एटम के मास से निकाल रहे होते हैं, तो वो बेटा क्या बन जाएगा? हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी बन जाएगा। तो किसी भी एटम का वो मास जिसको हम कार्बन 12 से कंपेयर करके निकालें, उसको हम बेटा क्या बोलते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास। मसलन हमने एटॉमिक मास निकाला, हाइड्रोजन का आया 1.008, ये कार्बन 12 स्टैंडर्ड पर है। ऑक्सीजन का मास है 15.99 AMU, कार्बन का मास है बेटा 12.00 AMU आया। अच्छा यहाँ पर बेटा आपने एक चीज नोट की होगी, मैंने इनके ये यूनिट बेटा साथ में लगा, यूनिट के बारे में पहले बता चुका हूँ। ये AMU यूनिट बेटा सबसे पहले किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। अब हम देखेंगे ये AMU क्या चीज होती है। AMU हमारे पास है, इट इज द यूनिट, ये यूनिट है जिससे हम रिलेटिव एटॉमिक मास को शो करते हैं। इट इज द यूनिट यूज्ड टू एक्सप्रेस, ये यूनिट है जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं, क्या? किसके लिए? किसको एक्सप्रेस करने के लिए? रिलेटिव एटॉमिक मास को, रिलेटिव एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। और ये AMU हमने निकाला कैसे? AMU हमने निकाला, इट इज दी 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन। ये कार्बन 12 का 1/12, 1/12वां हिस्सा है। कार्बन 12 का क्या बेटा? ये 1/12वां हिस्सा है, जिसको हम 1 AMU बोलते हैं। अब आपने बेटा ये चीज अच्छे से समझ लेनी है। मैंने बेटा बोला कि हमने कार्बन 12 का 1/12वां हिस्सा लिया, तो क्या बन गया? 1 AMU। मसलन मेरे पास ये कार्बन 12 था, कार्बन 12, तो कार्बन 12 का मास 12 है, इसका मैंने 1/12 पार्ट लिया, तो क्या बना? 1 AMU बना। तो ये हमारे पास बन गया 1 AMU। अच्छा बेटा, जब हम किसी कार्बन 12 के साथ किसी चीज को तोलते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये तराजू है,
ये तराजू है। इस तराजू के एक साइड पर बेटा हमने क्या रख लिया, इस तराजू के एक साइड पर हमने बेटा रख लिया 1 AMU रख लिया, 1 AMU यानी कि कार्बन 12 का 1/12वां हिस्सा 1 AMU। और दूसरी साइड पर बेटा क्या रखना है, जिस एटम का मास तोलना है दूसरी साइड पर हमने उसको रखना है। दूसरी साइड पर किसको रखना है, उसको। मसलन मैंने इसमें मैग्नीशियम का मास तोलना है, तो मैग्नीशियम का अब हमें पता है मास होता है 24। तो मैं बेटा क्या करूंगा, इधर वट्टे रखूंगा और वो वट्टा 1 AMU का बना हुआ है, यानी कि कार्बन 12 का वो 1/12वां हिस्सा है जो कि 1 AMU है। इधर मैंने मैग्नीशियम रख दिया, तो कितने के बेटा बराबर आएगा, इधर मैं 24 AMU यानी कि कितने छोटे छोटे वट्टे रखूंगा, 24 पार्ट रखूंगा, एक AMU एक AMU एक AMU के। तो बेटा क्या निकलेगा, तब वो मैग्नीशियम के मास के यहाँ पर बैलेंस हो पाएगा। इससे मुझे पता चल गया कि मैग्नीशियम का जो मास होता है वो क्या होता है, 24 होता है। इसी तरीके से मैंने यूरेनियम का मास निकालना है, तो यूरेनियम का अब हमें बेटा मास पता है, यूरेनियम का मास होता है बेटा 238.02 AMU होता है। तो इधर मैंने यूरेनियम रख दिया, तो इधर बेटा मुझे 1 AMU को कितने वट्टे रखने पड़ेंगे, 238 वट्टे बेटा मुझे यहाँ पर रखने पड़ेंगे। तो उसके साथ बेटा क्या निकलेगा, यूरेनियम का मास यहाँ पर निकल आएगा। तो ये बेटा हमारे पास क्या आ गया, 1 AMU भी हमने पता कर लिया, ये बेसिक क्वांटिटी होती है, एग्जांपल भी होगी, रिलेटिव एटॉमिक मास भी होता है, स्टैंडर्ड भी हमारे पास बेटा हो गए। अच्छा, अब इसमें बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई वी कैनॉट यूज ऑर्डिनरी वेट बैलेंस टू मेजर द masses ऑफ एटम। अच्छा बेटा देखें, हमने जो वट्टा बनाया है एटम का मास तोलने के लिए वो 1 AMU बनाया है, यानी कि कार्बन एटम वैसे ही बहुत छोटा है, उसका 1/12वां हिस्सा निकाला जो कि और बहुत छोटा हो जाएगा। तो यानी कि हमने इतना छोटा वेट बैलेंस यूज किया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाई वी कैनॉट यूज ऑर्डिनरी वेट बैलेंस। हम सादा जैसे चीनी तोलते हैं, दूसरी तीसरी चीजें तोलते हैं, उससे हम एटम को क्यों नहीं तोल सकते, इतना छोटा बैलेंस ही हमने क्यों बनाया। तो बेटा इस क्वेश्चन को मैं एक सादा एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। मसलन मेरे पास एक रिंग है, आपके पास गोल्ड रिंग है, आप गोल्ड रिंग उंगली से उतारें और किसी बाई व्हीलर ट्राले तोलने वाले कंडे पर चले जाएं और उसे कहें कि आप बाई व्हीलर ट्राला यहां से उतारें और ये अंगूठी रिंग का मास तोल कर मुझे बताएं। तो वो क्या कहेगा, सर जी ये तो यानी कि बड़ी बड़ी चीजों का मास तोलता है, इसको तो रेंज ही 1 टन से शुरू होती है, आप यहाँ पर चंद माशे की अंगूठी लेकर आ गए, तो इससे तो ये नहीं तोल सकते। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने वहां से आ गया, एक दिन मैंने गार्डर मोढे पे उठा लिया और मोढे पे उठाकर मैं सुनियारियां दे बाजार से चला गया। वहां पर जाकर मैंने उसे कहा, जी सुनार साहब आप जो इस बैलेंस से वो अंगूठियां वगैरह तोलते हैं ना, वो बाहर लाए, मैंने ये गार्डर तोलना है। वो कहेगा, सर जी पागल हो गए हैं आप, ये क्या है, ये हमने जो हमारा वेट बैलेंस है ये छोटी चीजों को तोलने के लिए है। इससे बेटा मुझे एक बात समझ आ गई, आपने जैसी चीज तोलनी होती है ना, उसका बैलेंस भी आपको वैसा बनाना पड़ता है, उसके वट्टे भी आपको वैसे बनाने पड़ते हैं। तो अब बेटा हमने एटम का मास तोलना, तो एटम का मास बहुत छोटा, उसको मैं पहले लेक्चर एविडेंस ऑफ एटम में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, वो आप हमारी इसी प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं बेटा। तो जब हमने एटम का मास तोलना बहुत छोटा, तो उसके लिए बैलेंस भी फिर उतना छोटा बनाना पड़ेगा, वट्टे भी उतने छोटे बनाने पड़ेंगे। तो इसी वजह से वो बोल रहा है कि हम इसको ऑर्डिनरी वेट बैलेंस से नहीं तोल सकते, क्योंकि ये ऑर्डिनरी वेट बैलेंस की रेंज में ही नहीं आएगा। तो यही हमारा क्वेश्चन है, मैसेज ऑफ एटम आर एक्सट्रीमली स्मॉल, एटम के मैसेज बहुत छोटे होते हैं, वी डू नॉट हैव एनी बैलेंस टू वेट सच एन एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल। इतनी छोटी चीजों का मास तोलने के लिए हमारे पास सादा बैलेंस ही नहीं है, बड़ा वो छोटा बैलेंस ही नहीं। इसी वजह से हम क्या करते हैं, इतना छोटा एटॉमिक मास यानी कि इतना छोटा वेट बैलेंस बेटा यूज कर रहे होते हैं। तो ये बेटा हमारे पास था आज का टॉपिक, यानी कि रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास का बेटा मैंने आपको पूरे का पूरा पिछला इंट्रोडक्शन भी प्रोवाइड कर दिया, डेफिनेशन हो गई, एग्जांपल्स हो गई, एएमयू क्या होता है बेटा, और इतना हम छोटा वेट बैलेंस यूज क्यों करते हैं। जी बेटा, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। अच्छा, एवरेज एटॉमिक मास को समझने से पहले बेटा हमने समझना है कि जब हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास टर्मिनोलॉजी मौजूद थी, तो हमें एवरेज एटॉमिक मास ये अलग टर्मिनोलॉजी लाने की क्यों मुसीबत पड़ी। तो इसको समझने से पहले बेटा आपने एक चीज समझ लेनी, मसलन हमें पता है नियोन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, नियोन 20 होता है, नियोन 21 होता है, नियोन 22 होता है। मसलन बेटा कोई मुझे एक क्वेश्चन प्रोवाइड कर दे, न्यूमेरिकल प्रोवाइड कर दे और बोले कि आपने ये न्यूमेरिकल का आंसर निकालना है, इस न्यूमेरिकल में नियोन का मास पुट होता है, तो वो न्यूमेरिकल 2 पेज का
न्यूमेरिकल है, तो मैं क्या करूंगा, नियोन के 3 आइसोटोप है, वो 2 पेज का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए एक मरतबा नियोन 20 मास पुट करूंगा, फिर 2 पेज का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए नियोन 21 का 21 मास पुट करूंगा, फिर 2 पेज का न्यूमेरिकल सॉल्व 22 से करूंगा। तो मतलब पागल को इतने ज्यादा मुसीबत करूं। तो बेटा क्या होता है, जब हमारे पास एक ही चीज की, एक ही चीज है, एक ही चीज की बेटा डिफरेंट वैल्यूज आ जाए, तो आपने मैथ में पढ़ा हुआ है, उन तमाम को इकट्ठा करके हम एक ही वैल्यू बना लेते हैं, ताकि वो हमें अलग अलग से डील ना करना पड़े, अलग अलग से मगजमारी ना करनी पड़े। तो इसी वजह से हम एवरेज एटॉमिक मास लेकर आए। तो एवरेज एटॉमिक मास की डेफिनेशन और इससे रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको बाद में सॉल्व करवाऊंगा। पहले आप एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 से आपको ये बहुत सारा इसके यानी कि वो क्वेश्चन वगैरह सारी चीजें समझ आ जाएंगी। नियोन का एग्जांपल नंबर 1 को आपने बुक वर्डिंग से बेटा देख लेना है। उसने कहा कि नियोन के 3 आइसोटोप हैं। नियोन 20 जो है वो हमारी नेचर में 90.92% पाया जाता है। नियोन 21 हमारी दुनिया में 0.26% पाया जाता है, और नियोन 22 8.82% पाया जाता है। अब बेटा क्या है, तीन नियोन के आइसोटोप हैं, 3 आइसोटोपिक मास हैं, 3 उनकी रिलेटिव अबंडेंस है। अब हमने इनको इकट्ठा करके एक ही आंसर बनाना है, ताकि हमें 3 वैल्यू के साथ अलग अलग मगजमारी ना करनी पड़े। तो हमने एवरेज एटॉमिक मास का फार्मूला बनाया। पहले आपने फार्मूले को ऐसे देख लेना, बाद में मैं इसकी रीजन बताऊंगा ऐसा एवरेज का फार्मूला हमने क्यों बनाया। ये मैथ से अलग एवरेज का फार्मूला है। तो एवरेज एटॉमिक मास का फार्मूला हमारे पास है, आपने पहले आइसोटोप का मास पुट करना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना उसके अबंडेंस से, फिर प्लस करना है दूसरे आइसोटोप का मास, उसको मल्टीप्लाई कर देना उसके अबंडेंस से, फिर प्लस तीसरे आइसोटोप का मास, उसको मल्टीप्लाई कर देना उसके अबंडेंस से। यानी हर आइसोटोप के मास को मल्टीप्लाई कर देना उसके अबंडेंस से, और जब दूसरे आइसोटोप का आना तो उसके बीच में प्लस लगा देना, डिवाइड कर देना 100 से। तो जब आपने नियोन का एवरेज एटॉमिक मास निकाला, तो नियोन का एवरेज एटॉमिक मास आ गया 20.18 AMU। कितना आ गया बेटा, 20.18। अब कोई मुझसे पूछना नियोन का मास कितना है, तो मैं कहानी नहीं गेड़ना शुरू कर दूंगा कि एक का नियोन 20, एक का 20, एक 21 है, एक का 22 है। तो मैं एक ही बोलूंगा क्या नियोन का मास है 20.18 AMU। तो सारे मास से मेरी जान छूट गई। किसी न्यूमेरिकल में पुट कर रहा हूं तो मैं यही नियोन 20.18 AMU। अच्छा, अब मैंने आपको बताना था कि हमने मैथ वाला एवरेज का फार्मूला क्यों नहीं यूज किया। बेटा देखिए, आप इसका आंसर देखें, आंसर इसका आया 20.18 AMU। तो बेटा देखिए, आंसर उस आइसोटोप के ज्यादा करीब है जिसकी अबंडेंस ज्यादा करीब है। तो हम भी वही चीज एक्सप्लेन करना चाह रहे थे, हम भी बेटा क्या करें, यही चीज लाना चाह रहे थे कि जौन सा आइसोटोप ज्यादा पाया जा रहा है आंसर भी उसी के करीब हो। इस वजह से हमने अलग फार्मूला बनाया। इसी फार्मूले से हम एयर का मास भी कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें बेटा हमारे पास क्या हो गया, जौन सा आइसोटोप ज्यादा है आंसर भी उसी के करीब। हाँ, अगर हम मैथ का फार्मूला लगाते हैं ना, तो पुट करना था 20 + 21 + 22 डिवाइडेड बाई 3, आंसर 21 आना था। और 21 आने का मतलब था कि हम जो नियोन का सिलेंडर लेते हैं, अब देखने वाले ने ये समझना था इसमें सिर्फ नियोन 21 ही पाई जा रही है, दूसरी नहीं पाई जा रही। इस वजह से बेटा हमने क्या किया, ये अलग फार्मूला बनाया। तो ये हमारे पास मास आ गया 20.18 AMU, जो कि उसी के ज्यादा करीब है जिसकी अबंडेंस ज्यादा करीब है। ये बेटा आपका एमडी कैट का भी टॉपिक है, और एमडी कैट टॉपिक में यहाँ पर बेटा पूरी कैलकुलेशन नहीं करने का टाइम होता। तो इसको बेटा मैंने एमडी कैट के हवाले से विदाउट कैलकुलेटर, विदाउट फार्मूला, डायरेक्ट वर्डिंग देखकर आप उसका मास कैसे निकाल सकते हैं, आप उसकी अबंडेंस कैसे निकाल सकते हैं, इसको मैंने ट्रिक के तौर पर बेटा सॉल्व किया हुआ। आप मेरे एमडी कैट लेक्चर्स की प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। जी बेटा, अब हम एवरेज एटॉमिक मास की डेफिनेशन देखेंगे। एवरेज एटॉमिक मास मैंने कैसे निकाला, एवरेज एटॉमिक मास निकाला, हर आइसोटोप के मास को उसकी अबंडेंस से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कर दिया 100 से, इस तरीके से निकाला। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या है, एवरेज एटॉमिक मास इज द मास दैट कैन बी कैलकुलेटेड। कैसे कैलकुलेट किया, बाय मल्टीप्लाई करके किसको, मैसेज ऑफ आइसोटोप्स के मास को मल्टीप्लाई किया विद इट्स अबंडेंस, उसकी अबंडेंस से मल्टीप्लाई करके, एंड डिवाइडेड बाय 100, और 100 से डिवाइड करके मैंने निकाला है। तो ये बेटा हमारे पास रिलेटिव एवरेज एटॉमिक मास का डेफिनेशन आ गई। मास दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द मास ऑफ आइसोटोप्स विद देयर रिलेटिव अबंडेंस एंड डिवाइडेड बाय 100। अब बेटा हम इससे रिलेटेड 2 बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं।
जी बेटा, हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे रिलेटेड दो बहुत इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पहला हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, नो इंडिविजुअल नियॉन एटम इन अ सैंपल हैज मास 20.18 एमयू। मतलब क्या बेटा वो क्वेश्चन का, उसने बोला कि अगर आपको एक नियॉन का सिलेंडर दे दिया जाए, यानी कि नियॉन का एक सैंपल दे दिया जाए सिलेंडर के अंदर, तो उसने बोला कि आपने उस सिलेंडर के अंदर हर नियॉन एटम को देखा, तो आपने देखकर पता किया उसमें या नियॉन 20 था, या नियॉन 21 था, या नियॉन 22 था। किसी भी नियॉन का मास 20.18 एमयू आपने ऑब्जर्व नहीं किया। तो उसने बोला कि फिर ये, जब उस सिलेंडर के अंदर हर नियॉन का मास 20 है, 21 है, 22 है, तो ये आप कहां से लेकर आए? तो ये वो आपसे पूछ रहा है। यानी नो इंडिविजुअल नियॉन एटम, किसी भी नियॉन का मास इन द सैंपल के अंदर 20.18 एमयू नहीं था, तो आप ये मास कहां से लेकर आए? तो हम बोलेंगे कि हम ये जो मास लेकर आए ये एवरेज एटॉमिक मास है। ये एवरेज एटॉमिक मास है, ये हमने खुद कैलकुलेट किया है। हमें भी पता है उस सिलेंडर में किसी का मास 20.18 एमयू नहीं है, तो हमने अपनी सहूलत के लिए फाइंड आउट किया। तो हम बोलेंगे 20.18 एमयू इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन। ये नियॉन का एवरेज एटॉमिक मास है। ये एक लाइन लिखने के आपका एक नंबर पूरा हो गया। आगे फिर आपने लिखना है, आपने फिर कैलकुलेट कैसे किया? तो कैलकुलेट करते हुए डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द masses of isotopes with their relative abundance। हमने उनके आइसोटोप के मास को उनके रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई करके निकाला हुआ ये मास, और इसके बाद आपने पूरी एग्जांपल नंबर 1 इस क्वेश्चन में सॉल्व करनी है। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अब एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ लिया जाता है, वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन तो नहीं है, वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाई एवरेज एटॉमिक masses ऑफ एलिमेंट्स आर इन फ्रैक्शन। उसने बोला कि एटम का जब हम एटॉमिक मास देखते हैं, वो मेजॉरिटी तौर पर होल नंबर ही आ रहा होता है, होल नंबर आता है। तो उसने बोला एवरेज एटॉमिक मास फिर फ्रैक्शन में क्यों आता है, अशारिये में क्यों आता है? जैसे नियॉन का मास 20.18 एमयू अशारिये में आते, अशारिये में क्यों आ रहा होता है? तो हम बोलेंगे एवरेज एटॉमिक मास जो है ना, जो वो डिपेंड कर रहा होता है दो फैक्टर्स पर। ये फैक्टर्स आपने वहां पर भी लिखने हैं, मुझे याद नहीं रहा, यहां पर मैंने लिख दिए। एवरेज एटॉमिक मास दो चीजों पर डिपेंड कर रहा हो, तो पहला है मास ऑफ आइसोटोप, और दूसरा डिपेंड कर रहा होता है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप पर। तो ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फिर आपने ये दो लाइनें लिखनी, उसके बाद ये आपने पूरी लाइनें उठाकर ये पूरी डेफिनेशन यहां दोबारा लिख देनी है। दो आइसोटोप पर डिपेंड करता है, और इसको हम निकालते कैसे हैं? दैट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द masses ऑफ आइसोटोप विद द रिलेटिव अबंडेंस, यहां पर लिखना है, और इसमें भी पूरी एग्जांपल नंबर 1 आपने सॉल्व करनी है। तो ये बेटा हमारे दो टॉपिक क्लियर हो गए। पहला टॉपिक था बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, एवरेज एटॉमिक मास क्या है, और दो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हो गए। और एवरेज एटॉमिक मास को बेटा मैंने एमडी कैट के हवाले से इस पूरे न्यूमेरिकल्स को और दो तीन और न्यूमेरिकल्स को विदाउट फार्मूला विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व किया, क्योंकि बेटा एमडी कैट में ना कैलकुलेटर लगाने का टाइम होता है और ना ही पूरी कैलकुलेशन करने का टाइम होता है। तो उसको मैंने विदाउट फार्मूला विदाउट कैलकुलेटर भी सॉल्व किया है। तो आप एमडी कैट के हवाले से आप एमडी कैट वाली प्ले लिस्ट में जाकर इस वाले एवरेज एटॉमिक मास को बेटा ऑब्जर्व कर सकते हैं।